बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS एजुकेशन। ये वीडियो चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे बनाई जा रही है। जिसमें MCQ भी हैं, शॉर्ट भी हैं, और चूँकि इस चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग नहीं है तो इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आप इन्हीं क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे तो आप चैप्टर नंबर 2 में से आने वाले तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब हम मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैंने आपको एग्ज़ाम क्रैकर से पेस्ट स्कैन के हुए क्वेश्चंस को समझाना है कंसेप्ट के लिहाज से। तो हम ताख़ीर किए बगैर चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पहले हम MCQ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो MCQ टिपिकल हैं वो भी आपको थोड़ा समझ आ जाएंगे। जो यहाँ पे MCQ नंबर 1 है वो है जी, अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस could be very time consuming if it were not aided by a gentle section which is developed if paper covers funnel twist circumference, या if paper have got small pore, if stem of funnel is dark so that it dip into the filtrate। ये सारी बातें नहीं हैं। अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है अगर हम सही तरीके से उसकी सेक्शन नहीं करते, और जिससे क्या पैदा होता है अगर हम सही सेक्शन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि फिल्ट्रेशन उसमें जब पैदा हो जाएगी, जो पेपर फिट्स है वो टाइटली हो जाएगी, फिर ऑफ कोर्स जो जेंटल सेक्शन है वो भी नहीं हो पाएगी। अगर हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जो हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसको हम मीडियम यानी कि मॉडरेट रेट पे कूल करेंगे ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल हासिल हो, क्योंकि अगर हम इसकी कूलिंग स्लो करते हैं या हाई करते हैं तो उससे दोनों में इम्प्योरिटीज़ के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि उसको हम मॉडरेट रेट पे कूल करें ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल हमें हासिल हो सकें। सेम जी नेक्स्ट है ड्राइंग एजेंट। जो हम डेजिकेटर में यूज़ करते हैं वो P2O5 होता है यूजली। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस पार्टिकुलरली वो टेक्निक है जो कि उस वक्त यूज़ होती है जब प्रोडक्ट हमारा वोलेटाइल हो या थर्मली अनस्टेबल हो, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम एक सॉल्वेंट की मदद से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर वो दूसरा जो सॉल्वेंट है अगर वो वोलेटाइल नहीं होगा या थर्मली अनस्टेबल नहीं होगा तो वो एवापोरेट नहीं होगा। जब तक एक एवापोरेट नहीं होता पीछे दूसरा नहीं बचता। इसलिए जिसमें जो प्रोडक्ट है वो मस्ट वोलेटाइल भी होना चाहिए और थर्मली अनस्टेबल भी होना चाहिए। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इसको कंट्रोल करता है इनको भी और क्रोमैटोग्राफी को भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वो कंपैरेटिव रेट्स जहाँ पे सल्यूट मूव करता है पेपर क्रोमैटोग्राफी में वो RF वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं। बाज़ जो MCQ चूँकि इसके जस्ट MCQ में 6 MCQ हैं एक्सरसाइज में, तो इसके बाकी भी चांसेस होते हैं MCQ पूछे जाने के। इसमें कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इनसॉल्युबल पार्टिकल को हम लिक्विड से फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। गूज क्रूसिबल या पोर्सिलिन से मिलकर बना होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को हम सक्शन फ्लास्क से बढ़ा सकते हैं, और वाटर को हम एज अ ड्राइंग एजेंट डेजिकेटर में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इसका काम ही नहीं है। इसके अलावा एनिमल चारकोल को एज अ हम डिक्लोराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और इसके अलावा वो सब्सटेंस जो कि डिक्लोराइजिंग एजेंट में यूज़ होता है वो एनिमल चारकोल ही है।
कलर इम्प्योरिटीज जो कि क्रिस्टलाइजेशन में इम्पेयर होती है, इसको भी हम एनिमल चारकोल से ही ख़त्म करते हैं बॉयल करके। इसके अलावा वैक्यूम डेजिकेटर में हम यूजुअली सिलिका जेल को ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं। ड्राइंग एजेंट जो है डेजिकेटर में CaCl2 होता है, और वो कंपाउंड जो सब्लिमेशन में जाते हैं उनमें इनमें गिवन जो है 1H4Cl है, और सब्लिमेशन से बेंजोइक एसिड भी प्योरीफाई होता है। इसके अलावा डायरेक्ट कन्वर्जन जो सॉलिड की लिक्विड में सब्लिमेशन कहलाती है। कौन सा कंपाउंड जो है सब्लिमेशन शो नहीं करता? आयोडीन भी करता है, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बुक में एग्जाम्पल मेंशन है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो इस प्रोसेस को शो नहीं करता। इसके अलावा सब्लिमेशन में मरकरी भी नहीं आता, और जो है सब्लिमेशन से हम आयोडीन और नेफ्थलीन को सेपरेट कर सकते हैं इस पेयर को। बाकी एक है तो एक नहीं है, इसलिए हम ये पेयर सिलेक्ट करेंगे। वो टेक्निक जिसमें सल्यूट जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इमिसिबल लिक्विड में, उसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और वो स्पीशीज जो कि आयोडीन जब हम डिजॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, देन आयोडीन फॉर्म में नहीं ये डिसोल्यूशन प्रोसेस होता, बल्कि ये हमेशा I3 यानी कि ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में होता है। वो सॉल्वेंट जो कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं वो डाईइथाइल ईथर होता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो उसको हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड हो या सॉलिड इस बेस पे पूछा जाता है। सब्सटेंस जो कि डिक्लोराइजेशन में हम यूज़ करते हैं एनिमल चारकोल है, स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो फिर उसका हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। SA स्टेशनरी फेज जो है अगर वो सॉलिड है सॉलिड तो फिर उसको SA के नाम से, ये इसके लिए छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट ये पेपर में भी आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आप इसको इसी से याद कर लें, SA यानी कि जो स्टेशनरी फेज है अगर वो सॉलिड होगा तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अगर स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है, स्टेशनरी फेज एज फॉर स्टेशनरी फेज एंड L फॉर लिक्विड, और अगर वो लिक्विड है तो उसको हम बेसिकली बोलेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। SA एंड LP याद रखेंगे, यानी कि अगर लिक्विड होगा तो पार्टीशन, और अगर जो है वो सॉलिड होगा तो फिर उसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा इसको इरेज कर देता हूँ। ये I मौजूद है, मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिख भी लेता हूँ। अगर स्टेशनरी फेस और ये L है तो फिर उसको हम पार्टीशन बोलेंगे, और अगर स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो फिर उसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें टिपिकली रहना है आपने। डिक्लोराइजेशन के लिए एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं। टेक्निक जो क्रोमेटोग्राफी में ऑर्गेनिक सेंसेस के लिए यूज़ होती हैं वो तीनों हैं। सेपरेशन भी क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, आइसोलेशन भी और प्यूरिफिकेशन भी। तो ये 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे जिनको हमने देखा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि रेयरली से पहले हमें इनको अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है कि आप हमें डिफरेंस बताएं किस और किस के बारे में। बेसिकली ये डिफरेंस आप लोगों ने बताना होता है जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो आपको पता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम उसकी आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन ऑफ ओनली एलिमेंट करते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव है इसमें हम अमाउंट्स को भी डिटरमिन करेंगे। इस तरह जो है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद फिल्ट्रेशन टॉपिक में से ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन को मर्ज करके मैं इसकी बार इसकी खूबसूरती ये बता रहा था। इन 5 क्वेश्चंस आप एक ही आंसर में इसके याद कर सकते हैं। जैसा ये पोल्यूटेड पेपर, फिल्टर पेपर हम बनाते कैसे हैं, फिल्टर पेपर को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, फ्लूटेड वाले को रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को फ्लूटेड पेपर से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो ज़्यादा यूज़ क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि पहले नंबर पे ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को जब हम फोल्ड कर लेते हैं, उसकी फैन लाइक अरेंजमेंट बना लेते हैं,
देन वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा जी, वो फ्लूटेड हो जाएगा। उसके अप्स एंड डाउन आएंगे, अप्स एंड डाउन आने की वजह से उसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मर्ज किए हुए हैं, जैसा गूज क्रूसिबल क्या है, गूज क्रूसिबल के क्रिस्टल्स क्यों यूज़ होते हैं, और गूज क्रूसिबल कैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को यूज़ करता है, और फिल्ट्रेशन को गूज क्रूसिबल से बढ़ाएं, और गूज क्रूसिबल का पर्पस क्या है। ये इनको भी हमने मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गूज क्रूसिबल एक फिल्टर मीडियम है जो कि सक्शन फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, और ये पोर्सिलीन से मिलकर बना होता है, जिसमें परफोरेटेड बॉटम होता है, यानी कि जिसका पैंदे में सुराख होते हैं, और ये पोर्सिलीन यानी कि चाइना मिट्टी से मिलकर बना होता है। परफोरेटेड बॉटम को कवर किया जाता है, फर्दर उस पर ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होती है, या पेपर पल्प लगाया जाता है, या फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है। और अगर क्विक फिल्ट्रेशन लेनी है तो इसके लिए हम फिर सक्शन फिल्ट्रेशन, यानी कि उसके ऊपर भी एक ऑपरेटर्स होता है, वो फिट करेंगे, और नीचे से उसको सक्शन फिल्ट्रेशन अप्लाई जब करेंगे तो फिर उससे रेट जो है और अच्छा मिलेगा और जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। गूज क्रूसिबल को यूजुअली फिल्ट्रेशन ऑफ उन प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ करते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर पे जलाया जाता है, जिसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए इग्निशन के लिए, स्पार्किंग के लिए, आग लगने के अमल के लिए। तो ये है जो गूज क्रूसिबल से रिलेटेड। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल गिव एज सिग्निफिकेंस, या जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है उसको हम गूज पे प्रेफर क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन एक ही अंदाज से पूछा जा रहा है। तो इसकी वजह ये है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हमें नहीं करनी पड़ती, जो हमारे पास जिसका मैंने अभी आपको बताया कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है वो जो इससे पहले हम गूज पर रहे तो उसके लिए फिर प्रिपरेशन करना पड़ती है, दोबारा फिल्टर पेपर लगाने पड़ते हैं, तो ये मुश्किल काम है। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं बना हुआ मिलेगा, ना कोई फाइबर, ना कोई फिल्टर पेपर, ना कुछ, तो इजीली उसको हैंडल भी कर सकते हैं, कंटेमिनेशन के चांसेस भी नहीं होते, और रिएक्टिव मटेरियल भी जो कि पेपर वगैरह के साथ रिएक्ट कर रहे थे अब वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे, वो फ़ौरन जो है उसके साथ उसके साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है इसका बहुत ज़्यादा। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्रिस्टलाइजेशन से, कि इसके मुख्तलिफ स्टेप लिखें। तो पहले नंबर पे क्रिस्टलेशन को समझ लें कि हमने क्रिस्टल्स को हासिल करना है सब्सटेंस कूल करने के साथ हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, किसी भी जो सब्सटेंस है उसके क्रिस्टल हासिल करने के लिए उसके हम हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर देंगे। जैसे ठंडा करेंगे तो उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट है उसको प्योरीफाई करने के लिए यूजली ये तरीकाकार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसको कौन कौन से स्टेप हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए करना पड़ते हैं। एक चॉइस को सॉल्वेंट को चूज़ कर लिया, फिर उससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब उसकी फिल्ट्रेशन कर ली, जब ये काम कर लिए फिर उसको कूल करना है, कूल करने के बाद क्रिस्टल बनेंगे, उनको कलेक्ट करना है, फिर क्रिस्टल को ड्राई करना है, और अगर अनडिज़ायरेबल कलर आ गए हैं तो उनको ख़त्म करना है बाय यूजिंग एनिमल चारकोल। इससे कंप्लीट 7 स्टेप्स के अंदर फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो क्रूड प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको क्रिस्टलाइज करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। इसका सिंपली ये आंसर है कि जब हम सब्सटेंस को बनाते हैं किसी भी प्रोसेस में तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, तो इसलिए उनको फिर साफ़ करना पड़ता है। जब साफ़ करना पड़ते हैं तो उसका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि हम उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करें। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से साइलेंट फीचर हैं जो कि प्रोसेस ऑफ आइडियल सॉल्वेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे जो है वो हम आइडियल सॉल्वेंट चूज़ कर सकें। कौन कौन सी आइडियल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडियल लिखा हुआ है। इसमें आइडियल सॉल्वेंट की जो फीचर्स हैं वो ये है कि ये लार्ज अमाउंट में सल्यूट को डिज़ोल्व करे बॉइलिंग पॉइंट पर, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बहुत कम मिकदार में सल्यूट को डिज़ोल्व करे। ये पॉइंट समझ लेना है
केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इसके अलावा डिज़ोल्व करता हूँ इम्प्योरिटीज़ को उसमें, और कूलिंग पे जो है ये वेल फॉर्म क्रिस्टल्स कंपाउंड के लिए, और ये इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए, सेफ टू यूज़ भी होना चाहिए, और क्रिस्टल्स को इजीली हम उसको रिमूव भी कर सकते हो, इजीली रिमूवेबल भी हो। इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाउ अनडिज़ायरेबल कलर कैन बी, हाउ अनडिज़ायरेबल कलर आर सेपरेटेड फ्रॉम अ कलर या क्योर सब्सटेंस। कलर्ड सब्सटेंस यहाँ पे वर्ड आना था कि हम कलर सब्सटेंसेस से जो कलर्ड हैं, अनडिज़ायरेबल कलर्ड जो है उसको हम कैसे, क्रूड यहाँ पे बोल के आना था, क्रूड से हम कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रूड से हम कैसे जो है वो अनडिज़ायरेबल कलर को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका ये जो तरीकाकार है वो ये है कि हम सिंपली अनडिज़ायरेबल कलर को रिमूव करते हैं, उसके एनिमल चारकोल के साथ उसको बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे फिर उसको फिल्टर कर लेंगे हार्ड सोल्यूशन को। अब कलर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी एनिमल चारकोल से, और जो प्योर कलर सब्सटेंसेस हैं वो क्रिस्टलाइट आउट हो जाएंगे फिल्ट्रेट से जब हम उसको ठंडा करेंगे। इस तरह ये तरीका। उसके बाद है कि हमें क्रिस्टल को ड्राई करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो उसके मेन 3 मेथड हैं। एक हम उसे फिल्टर पेपर कर सकते हैं ओवन से या वैक्यूम डेजिकेटर से। फिल्टर पेपर में यह है कि हम उसको इधर उधर से, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम पेजेस लेंगे, उन पेजेस के दरमियान में हम उसको रखेंगे और इस तरह प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली तो वो उसकी जितनी नमी होगी उसको जज़ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि वो जो फाइबर होता है ना फिल्टर पेपर का, वो उनके अंदर शामिल हो जाता है जब हम उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो इसलिए इससे वो ये बेहतर नहीं है। अगर हम उसको तंदूर या ओवन को हम ज़ुबान में तंदूर बोलेंगे, इससे डायरेक्ट जो है वो मेल्ट या डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग। ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट मेल्ट या हीट नहीं होते उनको इसके ज़रिए हम ड्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा जी वैक्यूम डेजिकेटर ये बेस्ट मेथड है। इसमें हम पहले उसको वाच गिलास में रखते हैं, बर्तन समझ लें, एक शीशे की बनी प्लेट होती है, फिर हम उसको वैक्यूम डेजिकेटर में रखेंगे और कुछ टाइम्स के लिए, फिर उसके दौरान ड्राइंग एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे CaCl2 सिलिका जेल या P2O5। ये हम जो है वो ड्राइंग एजेंट इसके अंदर यूज़ करते हैं वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर। जब हम इसको यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सबसे बेस्ट मेथड होगा और यही रिकमेंडेड है कि उसको वैक्यूम डेजिकेटर से ही ड्राई किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम उसको ड्राई करते हैं वैक्यूम डेजिकेटर में। अच्छा मेथड कौन सा है या सबसे सेफ एंड रिलायबल मेथड कौन सा है। ये इन सब तमाम सवालात के जवाब ये हैं कि जो वैक्यूम वाला है ना, ये मच बेटर मेथड है। इससे हम क्रिस्टल्स को उस वाच ग्लास के ऊपर फैला देते हैं और वैक्यूम डेजिकेटर में रखते हैं कुछ टाइम्स के लिए। तो जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ना, उन्होंने ही दरअसल इसमें से सारी नमी जज़ब करनी है। तो ये कोई किसी भी जगह पे हमें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है मेथड। कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं हर एक के, लेकिन उस एतबार से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद ही नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है आपको पता है कि अगर हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जाना तो चाहिए था ना सॉलिड के बाद लिक्विड में, और लिक्विड के बाद फिर जाके वेपर्स में, लेकिन हम डायरेक्ट एक स्टेज छोड़ के चले गए। सॉलिड से जो है वो डायरेक्ट हम आ चुके हैं वेपर्स के अंदर। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये सब्लिमेशन प्रोसेस। ये क्रूड सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है और इसमें आयोडीन, NH4Cl, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल, रिकमेंडेड एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी सब्लिमेट क्या है, इसके एग्जांपल दें। वो सब्सटेंस जो सब्लिमेशन के बाद बचते हैं उसको सब्लिमेट कहते हैं, और जो इम्प्योर सब्सटेंस जिसको सब्लाइम कर रहे हैं वो सब्लिमेंट कहलाएगा। मसलन अगर हम बात करते हैं, ये जो भी मैंने ऊपर एग्जांपल के भी नाम लिया, आयोडीन, NH4Cl, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, ये जो है हमारे पास बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं और इसी तरह इसकी एग्जांपल है। फिर सब्लिमेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क है। सब्लिमेशन में तो सॉलिड डायरेक्ट जाता है वेपर में, क्रोमेटोग्राफी में हम जस्ट उनकी एक मिक्सचर होता है और उनको डिफरेंट सब्सटेंसेस में स्टेशनरी और मोबाइल पेज की बेस पे अलग करते हैं। नेक्स्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वो है, इसमें वो प्रोसेस है obtaining a substance from a solution with the help of immiscible solvent is called solvent extraction। इसको गौर करके सुन लें कि इसमें हमने एक सब्सटेंस को अलहदा करना है सोल्यूशन से।
हेल्प किसकी लेनी है, कोई और बाहर से वो सॉल्वेंट ले आएंगे जो उसमें हल ना हो। जैसा ये तेल और पानी, ये मिसिबल और इमिसिबल वो होते हैं, जैसा पानी और दूध एक दूसरे में मिसिबल हैं, जबकि पानी और तेल इमिसिबल है, हल नहीं होते। तो इसमें सोल्यूशन के अंदर एक सल्यूट डिजॉल्व है, वो उसके अंदर मिसिबल है। हमने उनसे वहाँ से निकालना है सल्यूट को दूसरे लफ्ज़ों में, लेकिन उसके लिए हम फिर वो दूसरा सॉल्वेंट ऐसा तेज़ लेके आएंगे जो उस सॉल्वेंट पहले में हल ना हो, लेकिन उस सल्यूट को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा रखता हो, इससे वो इजीली उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसकी बेटर एग्जांपल जो है वो ईथर एक्सट्रैक्शन है। ईथर एक्सट्रैक्शन में यूजुअली क्या करते हैं कि ईथर को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से सेपरेट करने के लिए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हम ये काम क्यों करते हैं कि रिपीट कर लिया काम छोटे छोटे हिस्से करके, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्शन कर ली और ज़्यादा कर ली, ये चीज़ प्रेफरेबल नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब आप रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होती है, दूसरा एफिशिएंसी भी बेहतर निकलती है और इक्विलिब्रियम एडवांटेज भी इसमें हमें मिल जाता है। ये इसके फ़ायदे हैं। हर स्टेप पे एक नई इक्विलिब्रियम आता है, जिससे सल्यूट जो है वो और ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाता है हर दफ़ा। तो बेटर से बेटर रिजल्ट यही है कि उसमें आप लोग जब भी उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करें तो रिपीटेड करें, लेकिन ज़्यादा करें। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा कर लें और बल्क में कर लें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को जो पीछे लॉ फॉलो कर रहा होता है वो असल में पार्टीशन लॉ है। पार्टीशन लॉ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तो अभी हमने पढ़ा, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक सल्यूट जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन टू मिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, इस बात की परवाह किए बगैर कि हमने अमाउंट ऑफ सल्यूट कितनी ली है। इसको ये फेवर नहीं करेगा, जितनी मर्जी ले लीजिए, चाहे आप थोड़ा लेंगे 10 ग्राम ले लें तो भी 5-5 में डिवाइड हो जाएगा मिसिबल सॉल्वेंट में। अगर या शुरू में 4-3 से हो रहा तो वैसे होता रहेगा, 7-3 है, आप 20 ले लेंगे तो फिर उसी यानी कि परसेंटेज से डिवाइड होता जाएगा। ये नहीं होगा कि अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल भी देना चाहूँ। हमारे पास अगर 10 ग्राम कोई भी है, उसकी डिवीजन शुरू में हो रही है 7 और 3 की, तो जब आप 20 ग्राम लेंगे तो उस दौरान जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 14 और 6 की हो जाएगी। कांस्टेंट रेशो से डिवाइड हो रहा है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने 20 ले लिया तो फिर 10-10 डिवाइड हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांस्टेंट वही कंसंट्रेशन, इस बात की परवाह नहीं करनी कि सल्यूट कम ऐड है या ज़्यादा है, चाहे आप 5 कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, उसकी जो रेशो है डिवीजन की वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टेट क्या है विद 2 एग्जांपल्स। तो अभी इसको हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन या जो लॉ है पार्टीशन की बात है। तो ख्याल रखिएगा कि अगर वो पेपर में आपसे पार्टीशन पूछता है तो आप इधर भी पार्टीशन की ही हेडिंग दीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को 2 एग्जांपल के साथ, तो ये अभी हमने बताया कि सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन टू मिसिबल लिक्विड, और इस बात की परवाह किए के बगैर कि अमाउंट ऑफ सल्यूट एड जो है वो कितनी है। इसकी एग्जांपल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हेल्पफुल है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में फ्रॉम मिक्सचर, और 2 इसकी बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेशनरी और मोबाइल फेज में डिफरेंस, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी टॉपिक शुरू होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स ख्याल रहे कि जो स्टेशनरी फेज है ये मोबाइल फेज के ऊपर बहता है, इसके ऊपर बहता है, और ये स्टेशनरी फेज के ऊपर बहता है। और ये जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये लिक्विड या गैस हो सकती है। इस तरह इसकी एग्जांपल्स लिखा जाए, वाटर, एब्जॉर्ब्ड वाटर, ये इसकी एग्जांपल है एथेनॉल, एसीटोन या हेक्सेन। उसके बाद है जी व्हाट इज आरएफ वैल्यू, व्हाई इट इज नो यूनिट। तो सिंपली इसका ये है कि जो आरएफ है रिटेंशन फैक्टर के लिए स्टैंड करता है। ये दरअसल रेशो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम अ बेस लाइन टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि एक कंपोनेंट कितना बेस लाइन से ट्रेवल कर रहा है और एक सॉल्वेंट कितना बेस लाइन से ट्रेवल कर रहा है। इसको जब हम रेशो को डिवाइड करते हैं तो ये जो है वो उसको आरएफ बोलते हैं। ये इसलिए इसका यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 सिमिलरिटीज़ हैं और आपस में उसके यूनिट जो है कट आउट हो जाते हैं, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन का कोई यूनिट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है? वो ये है कि कंसंट्रेशन कंपोनेंट की मोबाइल फेज में कितनी है डिवाइडेड बाय स्टेशनरी फेज में कितनी। ये अलग फैक्टर है, आरएफ अलग फैक्टर है, ये ख्याल रखिएगा, इसको मिक्स नहीं करना। डिफरेंट कंपोनेंट हैव डिफरेंट अफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज ड्यू टू विच दे आर सेपरेट, जिसकी वजह से वो अलग हो रहे हैं। तो जिसमें उसको कंट्रोल कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है?
कि मोबाइल फेज में उसकी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट कितनी है और स्टेशनरी फेज में उसकी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट कितनी है। जिसकी स्मॉलर वैल्यू के होगी वो स्टेशनरी फेज में रहेगा, जिसकी लार्जर वैल्यू के होगी वो मोबाइल फेज में चला जाएगा। और क्रोमेटोग्राफी जो है उसको स्टेशनरी फेज की बेस पे हमने डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है। तो इसमें आपको बताया हुआ है कि एक एस आपने याद कर लिया, एस से अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो फिर एडजॉर्प्शन, अगर स्टेशनरी फेज एस एल पी यानी कि लिक्विड है तो फिर उसको पार्टीशन बोलेंगे। इसकी एग्जांपल TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के इसकी एग्जाम टाइप्स के बारे में बताना है। इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी वो है जिसमें लिक्विड जो है एडजॉर्ब होता है पेपर पर, और मोबाइल फेज ये MCQ में पूछा जाता है यूजुअली कि इसमें कौन सा मोबाइल फेज होता है। तो इसमें यूजुअली जो है वो लिक्विड को पासिंग ओवर करवाया जाता है लिक्विड एंड पेपर पे, यूजुअली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसकी 3 मेन किस्में हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और तीसरी है जी रेडियल या सर्कुलर। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसके अलावा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है अभी पढ़ा है, अगर स्टेशनरी पे लिक्विड है उसको बोलेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही ज़्यादा अहम है इसको, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि क्वेश्चन मर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए ख्याल रहे। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, ये इसको हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ सब मिक्सर के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, और इसको किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 47 का नाम है, तकरीबन 35 क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके चैप्टर नंबर इंशाल्लाह 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मेन जो है वो पॉइंट जिसको हमने समझा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ, अगर मेरे पास पॉसिबल PDF का कोई पेज एक्स्ट्रा ऐड होता है तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसमें नहीं पॉसिबल हो रहा, वरना मैं समझा देता। मैं अगेन एक दफ़ा आपको ये इसकी पूरी जो मेन थीम है चैप्टर का वो अगर हम बताऊं तो कुछ यूँ होगा कि इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा। इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों ने फिल्ट्रेशन को पढ़ा। फिल्ट्रेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा कि फ़िल्ट्रेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो कुछ ये है कि आप लोग इनसॉल्युबल पार्टिकल को छानना लगाते हैं, इसको हम छानना कहते हैं। छानने के लिए आप या फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, या आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, या फिर आप गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल यूज़ करेंगे। ये आप लोगों के डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ फिल्टर कर रहे हैं और किस साइज है उसके, जो चीज़ फिल्टर होने जा रही है वो, तो ये उस पर डिपेंड करता है। सेकंड है सब्लिमेशन। तो आपको पता है कि सब्लिमेशन जो है वो क्या है कि हमने डायरेक्ट कन्वर्जन करनी है। ऐसे सब्सटेंसेस जो डायरेक्ट चले जाते हैं लिक्विड में, छोड़े बगैर सॉलिड वेपर में चले जाएंगे, उसका हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि उसमें हमने एक सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल हो गया था, हमने उसको सल्यूट को वहाँ से निकालना है, और दरमियान में जो दूसरा सॉल्वेंट ऐड करना है वो उससे पहले वाले सॉल्वेंट से इमिसिबल होना चाहिए, तो वो वहाँ से निकल के दूसरी तरफ सल्यूट मूव करेगा। और फिर जो सेकंड सॉल्वेंट है या यूली जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक तो थर्मली अनस्टेबल और दूसरा वोलेटाइल हो, जब हम उसका ढक्कन उतारें उसका फ्लास्क का तो वो खुद ब खुद उड़ जाए वहाँ से जो है फनल के अंदर से ना। जब उड़ेगा तो पीछे जो बकिया रह जाएगा वो उसको हम फिल्टर कर लेंगे, या उसको बल्कि उसी को हम उड़ाएंगे, दूसरा तो साइड पे रख लेंगे। जब हम उड़ाएंगे तो पीछे जो है हमारा मुतलका जो है सेपरेट करने वाली चीज़ बची। लास्ट पे है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के लिए जो बात है ज़रूरी, मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज।
क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर हम देखें तो ये क्रोमा राइटिंग्स, लैटिन वर्ड क्रोमा राइटिंग्स निकला है टू राइट। इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट्स की मिक्सचर से। मिक्सचर के अंदर जो है कंपोनेंट वो है क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, उसका हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अगर सपोज करते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की जो है ना वो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। ये हमारे पास रेड इंक है, ऐसे मैं यहाँ पे ब्लू जो है वो ऐड कर देता हूँ, और इसी तरह जो है वो एक और हम ब्लैक इंक ऐड कर देते हैं। ये तीनों इंक जो है वो हमने एक ही किसी भी छोटी सी शीशी के अंदर मिक्स कर दी हैं। अब इनको तीनों को सेपरेट करना है। इसका जो तरीकाकार है वो कुछ यूँ होगा। आप सबसे पहले जो काम करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर इतने साइज़ का काटेंगे। ये यूजुअली मैं आपको असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी समझा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग एक लेड पेंसिल से ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद इस पोर्शन में से 3 हिस्से जो है ना आपने यहाँ से उठाने हैं। यहाँ से ये इधर रख लिए, सपोज करते हैं मैंने सारा ही रख लिया। अब नहीं, ये सही नहीं हो रहा। यहाँ पे लाइन पे ना एक एक मैं नुक्ता यहाँ पे लगाऊंगा इसके अंदर। ये जो समझ लें कि ये एक कलर है, ये असल में ये सिलेक्ट हुआ ना, इसलिए एक कलर इधर आ गया। एक ये वाला कलर है, इसके ऊपर ये रेड है, और ये तीसरे वाला है। ऐसे करके एक निशान इधर लगाना है, एक इधर लगाना है और एक इधर लगाना है। अब लगा लिए। अब इसको साइड पे जो है ना हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक होगा। सपोज कर लेते हैं ये, बल्कि मैं इधर ही लिखता हूँ कि ये टैंक था पड़ा हुआ, उसमें ये इसको लटका दिया। ये टैंक है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इसके अंदर ख्याल रहे कि ये नीचे पानी जो सॉल्वेंट वगैरह क्रोमेटोग्राफिक के टैंक के अंदर पड़ा होगा उसके अंदर जाना चाहिए। अब जब आपने ये काम कर लिया ना, तो क्लियर बात है कि नीचे सॉल्वेंट को ये पेपर टच करेगा और सॉल्वेंट वाला जो मटेरियल है वो इसको ऊपर बहा के ले जाएगा। जब बहा के ले जाएगा तो इस दौरान पेपर के साथ इन तीनों की अलग अलग अटैचमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर RF वैल्यू, या सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। कोई तेज़ी के साथ बहता है, कोई स्लो बह रहा है, कोई और स्लो बह रहा है। तो अब यहाँ पे तीनों कलर्स जो हैं, इवन समझ लें कि ब्लैक अलग हो जाएगा, इसी तरह जो ब्लू कलर है वो भी अलग हो जाएगा, और जो रेड कलर है वो भी अलग हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, तीनों कलर्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जब सेपरेट कर लेंगे तो मकसद यही था कि मिक्सचर में तीनों इंक इकट्ठी थी, लेकिन हमने क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हुए उनको क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से हम पेपर बाहर निकाल देंगे, उसको पड़ा रहने देंगे, वो हमारा जो है वो क्रोमेटोग्राम होगा, और फिर हम वहाँ पे कैलकुलेशन RF वैल्यू वगैरह को भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल था जिसमें मैंने आपको समझाया कि आप पेपर को यूज़ करते हुए कैसे मिक्सचर ऑफ इंक जो है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मज़ीद ये इस चैप्टर का खुलासा था। यूजेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्रोमेटोग्राफी के, इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना था। इंशाल्लाह फर्दर में जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 3 पे। तब तक जो है मुझे आप लोग इजाज़त देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।